कल लास्ट अपन ने जो टॉपिक कवर किया वो अपन पढ़ रहे थे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और आरओसी उनका इनकॉर्पोरेशन और अदर चीजें देखता है कि क्या सब कुछ ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एप्लीकेशन लिख के देते हैं, आरओसी को भी एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि हम अपनी कंपनी को कौन सी कंपनी में क्रिएट करना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। इधर या तो हम शुरुआत से मतलब जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसे हम किस रेफरेंस से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी से, या फिर कोई पुरानी कंपनी होगी जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, वो आज सीखेंगे। ठीक है, ये जो अपना पॉइंट था वो कौन सा था, ऑर्डर दे रहे थे। क्या ऑर्डर दे रहे थे हम, वाइंडिंग अप के लिए। अगर आपकी कंपनी सपोज करो कुछ भी घोटाला कर रही है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वाइंड अप के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। वाइंड अप के ऑर्डर के लिए अपन ने क्या पढ़ा कि डिसोल्यूशन हो सकता है, और अगर डिसोल्यूशन हुआ तो आपकी जो भी एसेट्स थी वो हम क्या कर देंगे, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर कर देंगे या फिर उनको बेच देंगे, और जो भी पैसा आएगा वो कौन से अकाउंट, कौन से फंड में डाल देंगे, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी वाले फंड में डाल देंगे। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, अमालगमेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। अमालगमेशन बोले तो दो कंपनी को एक कर देना। अब हम कौन सी कंपनी के साथ अमालगमेट करेंगे, ऑब्वियसली ऐसी ही कंपनी जो सेक्शन 8 हो और जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो। उस सिचुएशन में क्या करा जाएगा, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन था, लाइबिलिटीज थी, वो सब उसके अकॉर्डिंग सेट कर दी जाएगी। डन। इसके अलावा अपन और पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। किनको लाइबल करेंगे, कौन सी पेनल्टी चार्ज करेंगे, वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ये बोलते हैं अगर आपने कुछ कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, मतलब कुछ आरओसी ने बोला था या गवर्नमेंट ने बोला था और आपने उसके कंप्लाई नहीं किया है, तो हम किस पर्सन को लाइबल करेंगे, कंपनी को, और ऑब्वियसली वो डायरेक्टर्स और वो पर्सन जो डिफॉल्ट में आ रहे हैं। बोले तो अगर सपोज करो मैंने मेरी कंपनी में एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को ये काम बोला था कि आरओसी से रिगार्डिंग जितनी भी फाइलिंग है वो इसकी जिम्मेवारी बनती है, तो ये पर्सन का गला हम पहले पकड़ेंगे। डन। अब अगर कंपनी के केस में अगर अपन कंपनी को लाइबल करते हैं तो कंपनी को जेल के अंदर डाल सकते हैं क्या, तो अपन उस पर मॉनेटरी फाइन लगाएंगे। मॉनेटरी फाइन कितना लगा सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़। मैंने तुम्हें बोला था कि पेनल्टीज बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए अपने को 1-2 लाख से तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो पेनल्टी यहाँ कितनी है, मिनिमम 10 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़ तक की। क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, यहाँ पर इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो पेनल्टी भी यहाँ पर वाइडर होगी। डन। अब ऑफिसर वगैरह पे कितना, क्या इनको जेल में डाल सकते हैं, हाँ इनको जेल में डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने साल के लिए जेल कर सकते हैं, 3 साल के लिए। और फाइन कितना लगा सकते हैं, 25,000 से लेके 25 लाख या बोथ भी इन्हें दे सकते हैं। बोले तो जेल में भी डाल सकते हैं और पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रखना डायरेक्टर्स की लायबिलिटी थोड़ी सी मिनिमम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है हर डायरेक्टर की फॉल्ट हो या हर डायरेक्टर ने ऐसा कुछ किया ही हो। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को थोड़ा कम रखते हैं और कंपनी पे ज्यादा पेनल्टी चार्ज अप करते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई फ्रॉड्यूलेंट काम किया है, फ्रॉड्यूलेंट के लिए तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि सेक्शन कौन सा आता है, याद है ना, 447 में क्या पेनल्टी थी, याद है क्या, मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 10 इयर्स तक। अगर कंपनी फ्रॉड में जुड़ी हुई है तो मिनिमम 3 साल। पेनल्टी कितनी लगाई थी, मिनिमम फ्रॉड का अमाउंट से मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट जो उसमें जुड़ा हुआ है। क्या हुआ अंकुल, याद नहीं है क्या, पक्का? इतने लोग एग्जाम भी देंगे तो तुम्हें तो तुम्हारा एग्जाम देना ना अलग से। चलो, तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी कंपनी झोल झाल करती है तो सेक्शन 8 कंपनी पे 2-2, 3-3 तरह की पेनल्टी लगेगी। एक फ्रॉड के केस में तो 447 में पेनलाइज करना है, वो तो क्लियर हो गया। इसके अलावा अपन कंपनी को कर सकते हैं या फिर डायरेक्टर्स को कर सकते हैं। कंपनी के केस में थोड़ी वाइडर है, कितना है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और डायरेक्टर के केस में कितना है, 25,000 से 25 लाख तक, और जेल की सजा कितना, मिनिमम के मैक्सिमम। ओहो हो, ये भारी आवाज किसकी आई। अब है, क्या सेक्शन 8 कंपनी दूसरी अदर कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, आपकी कंपनी दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है।
सिचुएशन क्या है, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और उसे किसी और में बदलना है तो वो बदल सकती है। उसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बोले तो मेंबर्स से पूछना पड़ेगा। मेंबर्स से हम कहाँ पूछते हैं? वैसे तो जनरल मीटिंग में पूछा जाता है मेंबर्स से। कौन सा रिजोल्यूशन पास कराएंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन। ये छोटी मोटी बात है क्या? तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या चलेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन, अच्छा तुमने ये कभी सुना नहीं होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वर्ड सुना है? अपन किसी को एक्सप्लेन करते हैं, करेक्ट? अगर कोई चीज बड़ी होती है तभी तो अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कुछ मैटर आ रहा हो समझाने लायक। तो जब हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब मैटर तो बड़ा है, मतलब एक्सप्लेनेशन तो रिक्वायर्ड है। बोले तो जब भी आपको मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, आपको नोटिस के साथ एक चीज अटैच करके भेजनी है, एंड दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो चीजों को एक्सप्लेन करते हुए है। डन? कोई डाउट इसमें? और जब भी एसआर पास होता है, अपनी को आरओसी को कौन सा फाइल फिलअप करना होता है? भूले तो नहीं हो ना कल की बात आज? MGT 14 तब फाइल करते हैं जब भी कंपनी में किसी भी तरह का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ। इट इज लाइक मैंडेटरी प्रोविजन। डन? इसमें कोई डाउट? और आज जो अपन ने नई चीज सीखी है वो सीखा है कि जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, कंपनी क्या करती है? हमेशा अपने नोटिस के साथ अटैच करेगी। अब वो जिस भी रिगार्डिंग होगा ना, उसमें मैटर वैसा आ जाएगा। सपोज करो ये सेक्शन 8 कंपनी के कन्वर्जन का है, तो इसमें हम कौन सी बातें लिखेंगे? एक दो बातें बता सकते हो? मैंने बोला कंपनी कन्वर्जन का रीजन क्या है, कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है। एग्जैक्टली, कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कंपनी बनी कब थी, कंपनी का उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या था, अब उसका फ्यूचर इनकम का सोर्स क्या लग रहा है, डिविडेंड कितना दे सकती है। बोले तो XYZ सारी की सारी बातें अपन किस में लिख के भेजते हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब उसमें बता रखा है कि अपन और कौन कौन से रीजंस डालेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या था, अब नया करेंगे तो क्या होगा, इसको प्रिविलेजेस कौन से मिल रहे थे और अब क्या मिल सकते हैं, या कौन सी डिटेल कैसे था, डिटेल्स ऑफ इम्पैक्ट के अगर आप कन्वर्जन कराते हो तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, वो सब कुछ अपन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालेंगे। ये तो आज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आइंदा भी कभी भी पढ़ेंगे ना तो ऑब्वियसली वो उसी मैटर को रिलेटेड होगा। इसलिए पहले दिमाग में ये सोचना कि अगर तुम कंपनी की जगह होते तो क्या क्या बातें बताते मेंबर्स को, जो तुम बताओगे ना एग्जैक्टली वही लॉ में लिखा है। ठीक है? लॉ तुम्हें अभी रटाफाइंग तो नहीं लग रही है ना? ऐसा कोई जिसको ऐसा लगता है कि लॉ बस रटने वाला सब्जेक्ट है? हाथ नीचे, हाथ नीचे। लॉ कौन सा सब्जेक्ट है? समझने वाला नहीं, सिर्फ समझने वाला। बाहर मिलो तुम सब और मास्क खोल के एक बार मेरी शक्लें दिखा देना सब, तो मुझे पता चल जाए कौन कौन है। ठीक है? बाद में, ये इंट्रोडक्शन बाद में। चलो, प्रिविलेजेस और क्या क्या चीजें इनको मिलती है। तुम्हें क्या लगता है अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती होगी? सब्सिडीज देगी, हाँ, टैक्स नहीं लगाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना प्यार तुमसे, हाँ, फंड्स रेज करा सकती है, जो ये बोली रहा है। ठीक है? और हाँ, प्रमोट कर सकती है, कोई प्लेस दे सकती है ना, हाँ, मतलब फालतू की एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर सकती है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कर सकती है, लॉस बेयर अप कर सकती है। ओ हो। अब देखते हैं क्या क्या कर सकती है। टैक्स एग्जम्पशंस दे सकती है, जैसे तुमने बोला कि डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस ये दे सकती है। लैंड प्रोवाइड कर, तुमने देख देख के बोला है क्या? क्या डोनेशन? शाबाश। ये बाकी सब चीजें प्रोवाइड करता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेशन टू RD। ये क्या बोलता है? द कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 18। एक बार INC रिवाइज कर ले। INC 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुमने नहीं पढ़ा अभी? पढ़ लिया क्या? कल पढ़ लिया क्या? हाँ,
स्पाइस नहीं भरा तो इनकॉर्पोरेशन वाला। हाँ फिर एक मिनट सीक्वेंस मत तोड़ो। 7 8 8 9 10 11 COI 12 है कौन NPO? हाँ अच्छा अरे हाँ ठीक है ना ठीक है। 13 14 15 एप्लीकेंट। तुम कल भी 15 भूल रहे थे, आज भी 15 भूल रहे हो। एप्लीकेंट जब अपना डिक्लेरेशन देता है वो 16 कंसेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ क्योंकि उसको सीक्वेंस याद हो गई कि मैम ये के बाद यही पूछती है। ओके 16 पढ़ा तो है कल अपन ने शायद से, तो आज पढ़ लेंगे। 17 20 पढ़ा था क्या कल अपन ने? हाँ 22 पढ़ा था, 20 भी था तो उसमें बताना पड़ता है अपने को। हाँ याद आया, स्टेटस जब हट जाता है, चेंज इन स्टेटस 20। अच्छा 22 हाँ रजिस्टर्ड एड्रेस। हाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? संयम ना। फिर अपन ने क्या पढ़ा? DIR 2 में क्या पढ़ा था? 12 में क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट एंड कंसेंट। ठीक है, अभी अपन ने फिर 32 पढ़ा था, स्पाइस में पढ़ा था, 33 पढ़ा था, 34 पढ़ा था। इसके अलावा कुछ और पढ़ा है क्या? MGT 14 तो बच्चों वाला हो गया। अब तो तुम्हारे लिए MGT 14 कॉमन बात होनी चाहिए। क्या था MGT 14 में? कौन बोला? ये महान प्रथम। जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, कंपनी के एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है कि उसको ROC को फाइल करना होता है। आज अंकुल ज्योति के मुंह माया से दूर बैठा है। एप्लीकेशन टू RD, कंपनी को एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है INC 18 में रीजनल डायरेक्टर के साथ। उसके साथ वो क्या क्या अटैच करेगा कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, आपने मीटिंग कब कंडक्ट की थी, मीटिंग जब कंडक्ट की तो आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा था, आपके पास क्या क्या अथॉरिटीज में आपका वो मेंशन था, डिक्लेरेशन क्या दिया था कि भैया हम कोई भी पोर्शन ऑफ इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था कि हमारी तरफ से किसी भी अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हो। तो हम ये बोलेंगे ना कि जिन जिन अथॉरिटीज के थ्रू हमें लाइसेंस मिला था, अप्रूवल मिली थी, एक बात ये ध्यान रखना, बहुत सारी अथॉरिटीज कनेक्टेड होती है, तो हमें बहुत सारी अथॉरिटीज से कंसेंट लेना पड़ता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन सबका क्या चाहिए अपने को? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो अपन यहाँ क्या बोलते हैं कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे। और कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो सकती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है क्योंकि वो तुम्हें एग्जाम्पशन दे रहा है, चैरिटी हो सकती है क्योंकि वो तुम्हें चैरिटी दे रही थी, म्युनिसिपल बॉडी हो सकती है, लोकल बॉडीज क्योंकि उससे भी, और भी ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड था। और तो और अपने को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रोफेशनल लोगों से कि तुमने सारी कंडीशंस को कंप्लाई किया है। दिस इज लाइक अ बेसिक रूल। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है, जब भी अपन कोई फाइलिंग करते हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड या चेंज से रिलेटेड, अपने को डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं। डिक्लेरेशंस दोनों बंदे देते हैं, मतलब काइंड ऑफ तीनों देंगे, जो इन्वॉल्व थे, जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो लोग, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, करेक्ट। तो वो तीनों अपना अपना डिक्लेरेशन करते हैं। हाँ वो एप्लीकेंट हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, वो कॉमन पॉइंट हो गया, डायरेक्टर्स आ गया, और जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो, तो 3 तरह के डिक्लेरेशंस जाते हैं इसमें। नेक्स्ट इज अपन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन बतानी जरूरी है क्या? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि आप क्या हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। बोले तो अभी तक आपने प्रॉफिट अपना मेंबर्स को नहीं दिया है, तो वो जनहित में जाना चाहिए। तो क्या उतना प्रॉफिट गया है या नहीं गया है वो अपन चेक करते हैं, इसलिए अपने को उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रिक्वायर्ड है। रटना मत, बेसिक बात समझ के चलना कि अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप क्या क्या चीजें अटैच करोगे और क्यों करोगे। नेक्स्ट, अब ये छोटी मोटी बात है क्या? बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट तो देना चाहिए।
अभी अपन ने 18 में आरडी को अप्लाई कर दिया कि हम ऐसा चेंज का सोच रहे हैं। 19 में हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे कि हमारी कंपनी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है सबको पता चल गया होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो सबको बताने के लिए अपन न्यूज़पेपर में देंगे, और न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली कंपनी खुद के पैसों से देगी, कोई और उसके लिए ये पैसा बेयर अप करने वाला नहीं है। उसके बाद अपन नोटिस भी देंगे आरडी को कि हमने है ना ये न्यूज़पेपर में लगा दिया है। जिस दिन न्यूज़पेपर में आता है ना उसके विद इन सम टाइम में अपने को ये करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब ये जो प्लेस, हाँ ये नोटिस पब्लिश किया है, मतलब ये हमने पब्लिश कर दिया। प्लेस, अब प्लेस बोले तो जो न्यूज़पेपर था ना वो किधर का होगा, कौन सा न्यूज़पेपर होगा। वर्नाकुलर वर्ड सुना है? लोकल। अरे बहुत समझदार बच्चों है। तो जो लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल न्यूज़पेपर जो आता है, जैसे यहाँ पर कौन सा लोकल, मतलब ऐसा है ना ये वाले चुटर पुटर वाले पेपर, और ये इसमें तो देना ही है। इसके अलावा बेसिक बिजनेस किस में आते हैं, तो उसमें भी अपने को देना पड़ेगा। समझ आया? मतलब एक अपनी लोकल लैंग्वेज में और एक अपनी इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं, आज के बाद आई हुई हर जगह पे जहाँ पर भी अपन न्यूज़पेपर वर्ड पढ़ेंगे ना, नोटिस इन न्यूज़पेपर समझेंगे, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पे भी अपन वो चीज़ डाल के रखेंगे। मतलब ओवरऑल हर तरीके से लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, कन्वर्जन जैसा कुछ लेकर आ रही है। तो अपन ने किसको अप्लाई किया कन्वर्जन के केस में? आरडी को अप्लाई किया। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट की जो थी ना, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज, इन सब का भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया और न्यूज़पेपर में दिया, और तो और कंपनी की वेबसाइट पे भी पुट ऑन किया। डन, इसमें कोई डाउट? फिर इसकी भी कॉपी अपन आरडी को लगा देंगे कि हमने ये सारा काम है ना खुशी मंगल से कंप्लीट करके रख दिया है। नेक्स्ट, अपन अथॉरिटीज को भी नोटिस देंगे। कौन सी अथॉरिटीज? वो अथॉरिटीज जो किसको रिप्रेजेंट देती है? आरडी को। क्यों देगी आरडी को? क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड थी, इसलिए वो किसके पास जाएगी? आरडी के पास। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी ने कोई झोल झाल किया है तो वो अथॉरिटीज कौन सी? ऑब्वियसली वो जिनसे अपन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है। अगर इन केस उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा तो उनके पास क्या ऑप्शन है? आरडी के पास जाने का। आरडी को जाके वो बता सकती है कि हमें कंपनी से ये प्रॉब्लम हो रही है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट? ये वही अथॉरिटीज है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्या? इनकम टैक्स, ऑब्वियसली वही वाला जिसका उसका कोई जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन समझते हो? कोई कंट्रोल, कोई एरिया पे जैसे वो वर्क ऑन कर सकता है, वही डिपार्टमेंट जाके पंचायती करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करेगा। कोई ऑफिसर कर सकता है जो कंपनी से रिलेटेड होगा, जो कंपनी से इफेक्ट हो रहा है। चैरिटी कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझ रहे हो, जहां पर कंपनी का आरओ है, क्योंकि वहां की टीम, सपोज करो एक बहुत बड़ी एनपीओ है जिसमें 1000-2000 लोग एम्प्लॉयड है। अब सपोज करो एकदम से वो कंपनी जब बंद हो जाए या कन्वर्ट हो जाए तो वो 1000-2000 लोग डाउट में आ जाएंगे ना उनकी जॉब पे। तो सपोज करो अचानक से तुम्हारे स्टेट में 1000-2000 लोग बेरोजगार हो गए, करेक्ट? क्या ये स्टेट बेयर अप कर लेगा? वो पहले उनको बोलेगा कि तुम इनको अपॉइंट करके जाओ, कहीं ना कहीं किसी भी रेट पे अपॉइंट करो, पर हमें इनमें से कुछ ना कुछ तो चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल था। तो यस, आपको चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी पूछना पड़ता है उनका। वो भी किसके पास जा सकते हैं? आरडी के पास कंप्लेन लेके जा सकते हैं, या वो लास्ट जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्शन आ रहा था। ठीक है, अब कंपनी की क्या क्या ड्यूटी बनती है? ऑब्वियसली इन अथॉरिटीज को वो क्या देगा? चिट्ठियों के थ्रू बताएगा कि हमारी कंपनी चेंज होना चाह रही है। इनको कोई सपने थोड़े आएंगे इन अथॉरिटीज को। तो यहाँ पर अपन बाय पोस्ट कर सकते हैं या हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं। नोटिस देंगे, आरडी को अप्लाई कर दिया है, और सारे एप्लीकेशंस के साथ जो भी चीजें अपन ने अटैच करी थी ना कि हम इसमें बदल रहे हैं, ऐसे बदल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी चीजें हम इन अथॉरिटीज को भी देंगे, इधर बाय पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी। डन, कोई डाउट? टाइम, ऑब्वियसली इनको ये सारा काम न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन के साथ साथ में करते रहना है। राइट ऑफ अथॉरिटीज,
जब भी अथॉरिटीज, द अबव अथॉरिटीज में मेक एनी रिप्रेजेंटेशन, वो आरडी के पास कितने टाइम में जा सकती है? जैसे ही उनको रिसिट हुआ है इस नोटिस का, उसके कितने दिनों के अंदर अंदर जा सकती है? 60 डेज के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन लेके जा सकती है। इसमें कोई डाउट? कितने दिन के टाइम है उनके पास जाने के लिए? किसके पास ये टाइम है? अथॉरिटीज जो भी है, अथॉरिटीज किसके पास जाएगी? अपने को मेन परमिशन लेनी थी, किससे लेनी थी? इसके अलावा और परमिशन किससे लेनी थी? अथॉरिटीज से। अथॉरिटीज में से कौन कौन शामिल है? और अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। डन। नेक्स्ट, इनिशियल फाइलिंग विद आरओसी, ये अपने को पता है क्योंकि अपन ने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया था, तो हमने क्या लगाया होगा? MGT 14, और उसके साथ साथ बताया होगा कि भैया ये हमारा प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हो चुका है। हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये लगाया था, हमने आरडी को ये एप्लीकेशन लगाई है, और जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना एक पॉइंट कि अपने को आरडी को फाइनेंशियल चीजें भी बतानी है, तो फाइनेंशियल चीजों में कौन से डॉक्यूमेंट्स बताने हैं वो बता रहे हैं अपन कि उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, एनुअल रिटर्न देना है, जो भी ईयर है ना उस ईयर का प्रॉपरली देना है। जो भी प्रीसीडिंग ईयर था उसका अपने को क्या क्या अटैच करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। इसमें कोई डाउट? अभी तक अपन ने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक अपन ने आरडी को एप्लीकेशन लगाई थी, एक अपन ने आरओसी को एप्लीकेशन लगाई है। आरडी को जब अपन ने एप्लीकेशन लगाई थी तो उसमें अपन ने बेसिक कंपनी की डिटेल, स्पेशल रेजोल्यूशंस क्या कैसे वो सब, अथॉरिटीज का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लगाया था। जब अपन आरओसी को एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसमें अपन आरडी वाली एप्लीकेशन भी सबमिट कर रहे हैं और अदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी ऐड ऑन करके बता रहे हैं। इसमें कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट्स अपने को लगाने हैं फाइनेंशियल रिटर्न में वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। उसके अलावा अदर रिटर्न्स भी फाइल करने हैं जो भी आरडी अपन से मांगे वो। और इंटरेस्टिंगली ये बोलता है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को 3 मंथ्स हो चुके हैं ना, तो इसके अलावा मतलब इस साल भी आपके पास बहुत कुछ चेंजेस आ गए होंगे या बहुत कुछ हो रहा होगा, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा जो सर्टिफाइड होगा बाय अ CA। ठीक है, समझ आया? जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं वो तो आपने लगा ही दिए, इसके अलावा कुछ और भी तो कंपनी में हुआ होगा ना, 5-6 महीने का गैप जो आ चुका है उस ईयर और इस ईयर में, तो उसकी भी डिटेल्स आपको कौन अटैच करके देगा? एक CA अटैच करके दे देगा। कोई डाउट इसमें? ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं ये बता सकते हो मुझे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट डील करता है, ये प्रॉफिट पता चलता है, इसलिए अपने को सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू डेटेड आरओसी और आरडी को देनी पड़ती है। हाँ क्या? ये फाइनेंशियल रिटर्न्स का सेकंड पॉइंट एक ये वाला बी पॉइंट, ऑल अदर रिटर्न्स जो भी, मतलब सपोज करो इसने बोला है कि जितने भी आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किए हैं तो अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये लाइन क्या कह रहा है कि अप टू द डेट ऑफ सबमिटिंग टू द रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, अप टू द डेट मतलब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बोले तो एकदम लेटेस्ट। अप टू डेट नहीं बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ऐप अप टू डेटेड है, अपडेटेड है, ये वर्ड सुना है अपडेटेड, वही अप टू द डेट मतलब जो आज, जैसे आज की तारीख, अगर आज आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो कल तक में जितनी भी चीजें हो चुकी है वो फुल एंड फाइनल वाला रिटर्न लगाना है। और इसमें बहुत सारे कंपनी है ना, बहुत सारे रिटर्न फाइल करती है। ठीक है, तो जैसे एक अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी होता है, तो वो हो सकता है ये मांगे। ये सिर्फ फाइनेंशियल से डील नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल चीजों से भी डील कर रहा है, क्योंकि शेयर्स किस में आते हैं? पैसों से रिलेटेड है ना, तो ये किस में आ जाएगा? इस हेड में आ रहा है कि अपने को ये रिटर्न्स भी उन्हें देने पड़ेंगे। सपोज करो उन्होंने कोई पेनल्टी के लिए बोला कि हमें पेनल्टी वाला ये जो प्रोविजन है इसका भी रिटर्न चाहिए कि तुमने ये पेनल्टी फाइल अप कर दी है या नहीं करी है, कोई GST की पेनल्टी लग गई अपने कंपनी के ऊपर, तो वो सारी चीजें अप टू डेटेड होनी चाहिए और फिर अपन उनको फाइल करेंगे। आरओसी को हमने जो भी ये रिटर्न्स वगैरह फाइल किए हैं उसके साथ वो भी देना है जो आरडी को हमने आज तक मतलब जितना भी दिया हुआ है रिटर्न्स का। आरओसी को तो सारी चीजें लगेगी जो आपने आरडी को भेजा है अप टू डेट तक, मतलब जो लास्ट डेट तक। और ये अपन आरडी के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आरडी को जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं ना वो एकदम अप टू डेट देंगे। अप टू डेट बोले तो एकदम डेट तक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे जो करेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें हमने कोई झोल किया या 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, 2 महीने पुराना भी नहीं चलेगा, उनको एकदम प्रॉपर चाहिए। अब कोई डाउट? एनीवन?
प्रोसीजर ऑफ आरडी, अब आरडी क्या करता है, ऑब्वियसली उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते टाइम, कि आपको अगर कुछ बोलना है, कोई इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, ये और भी चीजें बोल सकता है, मे रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश अप्रूवल्स, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी से ये बोल सकता है पहले जाके वहां से अप्रूवल लेकर आओ, फिर मैं आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को कंसिडर करूंगा, तो वो अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए भी बोल सकता है। नेक्स्ट, वो एक रिपोर्ट भी ऑब्टेन कर सकता है आरओसी से, आरओसी को भी तो अपन ये चीजें फाइल अप की थी, वो आरओसी से भी पूछ सकता है कि आपको इस कंपनी में कोई झोल तो नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें सही है या नहीं है, तो वो एक अप्रूवल ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर बाय आरडी, ऑर्डर बाय आरडी का मतलब क्या हुआ, अब वो उसे फुल एंड फाइनल ऑर्डर दे रहा है, परमिशन दे रहा है। ये क्या है, अगर आरडी सेटिस्फाई होता है तो वो इशू कर देगा कि आप कन्वर्जन करा सकते हो किसी भी अदर कंपनी में, जैसा कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफाइड है वैसा। अब अगर ये चेंज हो रहा है तो क्या उसे जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो मिलेंगे क्या, वो अब इन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि कंपनी क्लेम नहीं कर सकती है स्पेशल स्टेटस को, कंपनी को अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली थी, जो हो सकता है ना उसे डिपार्टमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना इनको कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, या क्या पता कुछ कंसेशनल डिस्काउंट पे मिला है, तो उसका अमाउंट इनको बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज करो मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी फ्री में मिली थी, तो मुझे सरकार को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, 10 लाख। सपोज करो 10 लाख की प्रॉपर्टी मुझे सरकार ने 8 लाख में दी थी, तो मुझे सरकार को कितने देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए का जो कंसेशनल डिस्काउंट मिला था वो मुझे उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जिस रेट में मैंने मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, किस रेट में मैंने खरीदा और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसका डिफरेंस हो सकता है मुझे अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को पे ऑफ करना पड़े। समझ आया। तो जब आप कन्वर्ट होते हो तो आपसे स्पेशल बेनिफिट्स छीन लिए जाते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी उसके रहते मिली होगी तो उस प्रॉपर्टी में भी आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनयूटिलाइज्ड प्रॉफिट है, इनकम है, उसको क्या करेंगे अपन, सेटल कर सकते हैं। ठीक है। कैसे सेटल कर सकते हैं, या तो जो ड्यूज है, जैसे कि कोई है ना इनकम टैक्स पे करना बाकी है, स्टैट्यूटरी ड्यू समझते हो, इंपॉर्टेंट जो लॉ के कोई रूल है, एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी है, ऐसा कुछ बाकी है ना, वो अमाउंट अपन इसमें यूज कर लेंगे। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स को अमाउंट जो भी ड्यू था आप उनको दे दोगे, जो लोन वगैरह ले रखा है उसमें हो सकता है, या फिर बैलेंस जो है ना वो इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये सेबी में अपन सीएस वाले बच्चे सेबी में ये कवर अप करेंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, नाम से समझ आ रहा ना, एक ऐसा फंड जो किसका है, इन्वेस्टर की एजुकेशन और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लग जाएगा। मतलब अभी आज की तारीख में स्टॉक मार्केट को हैंडल करने वाली मेन टीम कौन है, सेबी है। तो ये सेबी के अंडर ही बनाया गया एक फंड है, जिसमें वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस फंड को यूज करते हैं। तो हाँ, तो जो मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है ना वो अपन इस फंड में डालते जाते हैं, तो धीरे धीरे जो पैसा एक्यूमुलेट होता है ना, वो यूज कहाँ होता है मैं वो बता रही हूँ। यूज कहाँ होता है, जहाँ मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है और मेंबर्स को एडुकेट, जैसे सेबी जो कैंप्स चलाता है, जो अपनी सैलरी वगैरह देता है, तो वो इस फंड को वहाँ पर यूज कर सकता है। कौन क्लेम कर सकता है, ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये अपन ने ये समझा कि अगर कोई पैसा फिर भी बच जाता है ना तो अपन इस फंड में डालते हैं, और फंड को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो अभी यहाँ नहीं है, वो अपन सेबी में पढ़ेंगे, तभी डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ तक इतने, बाकी क्यों इरिटेट करो लोगों को, क्या हम भी तो हो रहे हैं ऐसा। Within 30 days of receiving the approval of conversion, जैसे ही कन्वर्ट हो रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है, तो वो कितने टाइम में इस फंड में चला जाएगा, 30 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पर कोई डाउट, अपन ने क्या कवर किया, ये जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, कि अगर कोई अनयूटिलाइज्ड पैसा या कुछ ऐसा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो बच जाता है, उसे हम कहाँ यूज करेंगे, पहले तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में पैसा डाल देंगे कि जो आपका बचा है उसमें पैसा डाल दो, उसके बाद कोई सैलरी वगैरह बची है एम्प्लॉयज और उन सब की, उसको पे ऑफ कर दो, इसके बाद पैसा बचा है तो
लोन वगैरह जो ले रखा है उनको दे दो, उसके बाद पैसा बचा है तो अगर अभी भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो इस फील्ड में डाल दो। कितने टाइम में, जैसे ही कन्वर्जन का ऑर्डर आया उसके 30 डेज के अंदर अंदर इस फील्ड में आप पैसा डाल सकते हो। पोस्ट अप्रूवल एक्टिविटीज, आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल आरडी और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक जनरल मीटिंग कन्वे करनी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस स्पेशल रिजोल्यूशन में वो कंपनी का नया एमओए और एओए बनाते हैं। समझ आया? क्योंकि अब कंपनी को कन्वर्जन का हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, कन्वर्जन का प्रोसेस चालू हो चुका है। इस सिचुएशन में कंपनी को अगेन एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अगेन एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और ये वाला स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी के अमेंडमेंट्स के लिए है, बोले तो उसके एमओए और एओए के लिए है। समझ आया? इसमें कोई डाउट? तो कंपनी ने कितनी बार मीटिंग बुलाई है? एक बार तो कन्वर्जन कराने का ऑब्जेक्ट लेकर आए थे, इंटेंशन लेकर आए थे, और अभी क्या अपने को अप्रूवल मिल चुकी है और अपन आगे वर्क ऑन कर रहे हैं। अभी भी अपन आरओसी से फाइल करेंगे, ऑब्वियसली क्या फाइल करेंगे कि हमें आरडी से अप्रूवल मिल चुकी है। ये जो चीज है हम किस में बताएंगे? आईएनसी 20 में। अभी अपन ने 2-3 आईएनसीज पढ़े हैं, याद हुए हैं क्या? क्या क्या पढ़े हैं? 18 में क्या पढ़ा? 19 में क्या पढ़ा? 20 में क्या पढ़ा? जो भी उसे परमिशन मिली है ना, वो परमिशन का कितने में बताएंगे अपन? आईएनसी 20 में। इसमें कोई डाउट? 18 में क्या पढ़ा? 19 में, 20 में परमिशन। एक में अप्लाई किया, दूसरे में न्यूज़पेपर में बताया और तीसरे में अपने को परमिशन मिल गई, वो अपन ने आरओसी को बताया है। नेक्स्ट, आरओसी को इस अप्रूवल के अलावा अपन क्या क्या चीजें अटैच करेंगे? एमओए एओए की कॉपी अटैच करेंगे, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन अटैच करेंगे, और जैसे कंफर्मेशन बाय जैसे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को रिसीव होते हैं वो उन्हें क्या इशू कर देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, क्योंकि कंपनी अब पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इसमें कोई डाउट इस टॉपिक में? 100% नहीं। इनकॉर्पोरेट तो हो रखी थी ना आपकी कंपनी, बस अपन ने बेसिक डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं हुआ, बस कन्वर्जन हुआ, इसलिए कन्वर्जन में इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेप नहीं उठाया अपन ने। इसमें भी नया नाम जो देना पड़ेगा वो नया नाम क्या? उनका जो नाम होगा ना उसके पीछे हट जाएगा, जैसे वो हट जाएगा। क्या क्या लगाना पड़ता है सेक्शन 8 कंपनी को? ये जो चीजें लगानी पड़ती है ना, एसोसिएशन, ये सब चीजें उनको लगाने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें क्या लगाना पड़ेगा? इधर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना पड़ेगा सरनेम, ठीक है? वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे उनके हट जाएंगे। अब अगर आरओसी ने बोला कि आपको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या? वो तो अपन ने पहले पढ़ लिया ना, सब ट्रांसफर हो गए, एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो अपने को पे ऑफ भी करना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी को पे करना पड़े, क्योंकि सारे बेनिफिट्स अब जा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अपने को चीजें मिली थी ना, रिबेट्स जो भी अपने को मिले थे, वो अपने को पे ऑफ भी करने पड़ सकते हैं। डन? कोई डाउट? खुद का लेके आ सकती है ना, खुद की जो एड ऑन चीजें लेकर आनी हो वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा। कोई डाउट? और अगर आप वो लेके जाना चाहते हो, सपोज करो आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो आप उसको रखना ही चाहते हो, तो बस गवर्नमेंट को पैसा दे दो उसके बदले में। इसमें कोई डाउट? इस सिचुएशन में अपन किसके पास गए थे? आरडी के पास गए थे और साइमल्टेनियसली आरओसी के पास भी गए थे, क्योंकि आरओसी ही मेन अपने को क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आरडी तो क्या देता है? महज एक लाइसेंस देता है, एक अप्रूवल देता है कि यस आप कन्वर्ट हो सकते हो। ये अप्रूवल अपन ने किस में फाइल की थी? अरे अप्रूवल अपन ने आईएनसी 20 में फाइल करी है कि यस आप कन्वर्ट हो सकते हो। कोई डाउट इसमें? फिर अपन ने दोबारा मीटिंग की थी। दोबारा मीटिंग में अपन ने कौन सा रिजोल्यूशन पास कराया? स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया। क्यों कराया? क्योंकि अपने को एमओए एओए में चेंजेस करने थे। कोई डाउट इसमें? स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो कौन सा फॉर्म जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। अब ये दूसरा नया टॉपिक, ये फिर शिफ्ट हो गई ना। एक एक उंगली से तो होगा ही नहीं। अरे नहीं, देख रही हूँ साइज।
ये ज़्यादा कट रहा है। राजी खुशी सब मंगलमय। पढ़ा दूं आगे? क्या नो मैम? कौन बोला ये नो मैम? लड़की की आवाज में अंकुल तो नहीं बोल सकता है। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उसकी आवाज सुनाई आ गई? मुझे तो सिर्फ ज्योति की आवाज सुनाई आती है, अंकुल मंकुल की मुझे आवाज ही नहीं आती है। क्या गुनगुन गुनगुन कर रहे हो, वो मुझे समझ आता है। चलो, या तो जोर से बोलो या तो एकदम धीरे बोलो कि मुझे फर्क ही ना पड़े। दोनों में से एक चीज करके रखो ना, बैलेंस करके रखो। नहीं क्या? कौन बोला ये आगे से ध्यान रखिए? ये अंकुल बहुत ज्यादा बोलता है क्लास में। तुम कल से फर्स्ट बेंच में बैठे, मुझे तो पता ही था, इसलिए मैं ज्यादातर अंकुल पे ही ध्यान देती हूँ कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। कल तो ये उधर बैठ के उन लड़कियों के नाम याद कर रहा था। यहाँ इंपॉर्टेंट लॉ के सेक्शन चल रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। कौन सुंदर लगी तुमको भाई? अच्छा ऐसा क्या? चलो, एग्जिस्टिंग कंपनी भी किस में कन्वर्ट हो सकती है? सेक्शन 8 कंपनी में हो सकती है। इससे पहले अपन ने उल्टा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एक सेक्शन 8 कंपनी कोई दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है? सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले ये बोलता है एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सी कंपनी हो सकती है? ऑब्वियसली जो कंपनी होगी वही तो कन्वर्ट हो सकती है। बोले तो वो जो रजिस्टर्ड है या तो इस एक्ट के थ्रू 2013 के थ्रू या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अनलिमिटेड। हाँ आगे बढ़ा दूं मैं, पहले पूरा पढ़ ले फिर करते हैं। एक ऐसी कंपनी जो डिजायरस है सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए, और तो और जो उसके ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रमोट करना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, चैरिटी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब फील्ड में। नेक्स्ट, जो प्रोहिबिट करते हैं क्या? बेसिक कंडीशंस को फॉलो करने वाले हैं। इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस है, ये उनको भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे कि क्या? मेंबर्स को आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो, ये इसका एक रूल है, तो वो आप क्या करोगे? उसको फॉलो करोगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं INC 12 में। ये पहले भी पढ़ा है क्या? नॉर्मल कंपनीज के लिए, मतलब नई कंपनी के लिए भी वही होते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके लिए भी वही है। 12, 13, 14, 15 याद है क्या? 12 में क्या होता है? एप्लीकेंट अप्लाई करता है। 13 में क्या होता है? 14 में क्या होता है? क्या MOA AOA क्या कर रहे हो? वो नहीं, वो तो खत्म हो गया, वो तो स्पाइस का है, उसको भूल जाओ। अभी अपन सिर्फ 12, 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं। डिटेल्स होती है कि कंसेंट होती है? क्या होती है? डिक्लेरेशन जिसको अपन बोलते हैं। किसका डिक्लेरेशन होता है वो? 15 में किसका डिक्लेरेशन आता है? 13 में क्या आता है? MOA AOA। MOA AOA साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे भूलोगे तो नहीं आप। 12 में अपन ने क्या किया? एप्लीकेशन दी थी। किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं अपन? MOA AOA लगाएंगे। MOA AOA किस में लगाएंगे अपन? 14 में क्या देंगे? कौन देगा? MOA AOA की बेसिक डिटेल्स लगा दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें पता है, बोर्ड रिपोर्ट लगाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट लगाएंगे। इसके अलावा उस सिचुएशन में जब कंपनी पहली दफा बन रही थी ना, कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी में जब रजिस्टर हो रही थी, तो अपन ने उसका फ्यूचर इनकम लगाया था। कितने साल का? 3 साल का। बताया था ना कि फ्यूचर 3 साल में वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। तो यहाँ पर अपन उसका पास्ट
और उसका फ्यूचर, दोनों के दोनों बताएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में तो उसका पास्ट था नहीं, तो पास्ट कैसे बताएंगे। इस सिचुएशन, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंपनी है तो इसका पास्ट भी है, तो दोनों में बस एक ही चीज का फर्क है, उसमें कोई पास्ट नहीं था इसलिए पास्ट की कोई डिटेल्स नहीं ऐड ऑन की थी, क्योंकि इसमें पास्ट है तो अपन पास्ट की भी डिटेल्स ऐड ऑन करेंगे। डन, कोई डाउट। एक किसी बच्चे ने एक्स, मतलब सिर्फ एक्स लिखा था एक्स एम्प्लॉइज में एक्स कौन सा एक्स होता है, ये वाला कि एक्स ये एक्स होता है, ये एक्स कोई याद नहीं करना चाहता। कौन याद नहीं करना चाहता। अरे एक्स को हमेशा याद करके चलना चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट में क्या चाहिए वो तुम्हें पता होगा। कौन सा लिखना चाहिए? तुम बताओ कौन सा, तुमने कौन सा लिखा था ये बताओ। तो ये एक्स का, हाँ ये तो पत्ता ही काट दिया, जाओ यहाँ से। हाँ, कौन कौन अपने एक्स को याद करके रोता है। सच में ऐसा होता है क्या कि एक्स को याद करके रोना आ जाता है? मुझे तो पता है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा बताओ। अंकुल तुम बताओ। मैं चली एक इतने सालों से वही है। साल हो गए तो अच्छा हुआ तुमने दिन नहीं कहा, साल भी नहीं हुआ अंकुल। होशियारी तो ऐसे मारो, ज्योति 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 करके। फाउंडेशन में आई थी। सच में कोई फाउंडेशन में दिखा नहीं। 2 दिन में चली गई थी, बस ये हुआ था। आगे नहीं बोलना चाह रही मैं। चलो, ये क्या बोलता है, आप स्टेटमेंट्स दोगे जिसमें आपकी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताओगे विद इन 30 डेज द प्रीसीडिंग, मतलब एज ऑन द डेट। बोले तो ये भी क्या होना चाहिए, अप टू डेटेड होना चाहिए। कौन सी चीज़ है आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये समझते हो, वैल्यूएशन करानी पड़ती है अपने को, तो वो वैल्यूएशन अपन कितने टाइम तक वैलिड है, 30 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, सॉरी, नेक्स्ट इज एस्टिमेट करेंगे अपन उनका फ्यूचर कितने साल के लिए, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। उसके अलावा जो भी रिजोल्यूशन आपने पास कर दिया है ना वो बताएंगे, और डिक्लेरेशन बताएंगे किसमें, INC 15 में। ये कौन सा डिक्लेरेशन है भाई, जो एप्लीकेंट है ना उसका डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो यहाँ पर अपन ने कौन सा टॉपिक कवर किया, 12 किसके लिए था, एप्लीकेशन, 13 MOA 14 किसका, प्रोफेशनल, 15 एप्लीकेंट का डिक्लेरेशन। ठीक है, हर सिचुएशन में खुद का एक कैरेक्टर बना के चलो कि अगर सपोज तुम्हारी कंपनी है तो तुम एप्लीकेंट हुए तो तुम्हें फॉर्म फाइल अप करना है, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लॉ रटाफाइंग के बदले में याद करने जैसा भी है। तुम उससे पेन मांग रहे हो, तो याद और रटा क्या डिफरेंस है। याद मतलब क्या होता है, समझ के कुछ याद करना, और रटा मतलब क्या हुआ, समझ की याद, समझ आया नहीं आया। चुप रहो। केस स्टडी के तो केस स्टडी लिखा कौन बोल रहा है रटना पड़ेगा, याद करना, समझ आई नहीं है, याद जरूर करके जाना। नेक्स्ट इज, क्या बोला, कौन बोला समझ आया नहीं है, क्या है, डिक्लेरेशन इन INC 14, ये तुम्हें पता है, एडवोकेट और उनका डिक्लेरेशन आता है। नेक्स्ट इज, अगर कंपनी सिर्फ 1 साल के लिए फंक्शन करी है तो उसके स्टेटमेंट भी उसमें होना चाहिए। बोले तो कंपनी अगर 1 साल की है तब भी वो क्या कर सकती है, कन्वर्ट करा सकती है। डन। नेक्स्ट, इनको भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, और ये जिस न्यूज़पेपर में जिस फॉर्म में एडवर्टीजमेंट देती है वो है INC 26। 19 किसके लिए पढ़ा था अपन ने, जब सेक्शन 8 कंपनी दूसरे में जाएगी तो उसमें 18, 19, 20 वाला प्रोविजन पढ़ा अपन ने, और यहाँ अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, INC 26। इस न्यूज़पेपर वाले में और उसमें ऐड कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंपनी वही सेम चीजें हैं कि कंपनी क्या खुद के एक्सपेंस पे प्रोवाइड करेगी, नोटिस पब्लिश करेगी 1 वीक से ROC को, उसमें अपन ने RD को बताया था ना, इसमें अपन ROC को बताएंगे। ठीक है, और वही वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, वेबसाइट में भी डालेंगे, और इन सब की कॉपी साइमल्टेनियसली ROC को भी लगानी है। उस सिचुएशन में RD को और ROC दोनों को लगाना था, इस सिचुएशन में अपने को किसको लगाना है, ROC को लगाना है। इसमें कोई डाउट, पक्का।
नेक्स्ट, अब आरओसी क्या क्या ऑर्डर कर सकता है? अरे यार, आ गया मुझे ऑपरेट करना। पावर्स ऑफ आरओसी या ऑर्डर ऑफ आरओसी, तो आरओसी को क्या बोल सकते हैं? वो ही बोल सकता है कि आप दूसरी डिपार्टमेंट से क्या लेकर आओ, परमिशंस लेकर आओ। अगर वो कंसिडर करेगा, अगर उन्हें विद इन 30 डेज कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो वो उस चीज को कंसिडर करेगा। वहां पर कितना टाइम था? 60 डेज का टाइम था। यहाँ पर कितना दिन का टाइम है? 30 डेज का टाइम है। भूलोगे तो नहीं, कंफ्यूजन की कोई चांसेस? INC 19 में कौन सा न्यूज़पेपर वाला था? एग्जिस्टिंग सेक्शन है। और इसमें कौन सा है? 26। उसमें कितने दिन थे? 60 डेज। इसमें कितने दिन है? और ये कंसल्ट भी कर सकता है, जो भी डिपार्टमेंट है ना उनसे पूछ सकता है, बातें कर सकता है कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं एग्जिस्टिंग कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दूं तो। नेक्स्ट, फिर वो अपने डिस्क्रिशन समझते हो? मर्जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने पूछ लिया, अपनी मर्जी से अब ये लाइसेंस दे सकता है या लाइसेंस नहीं भी दे सकता है। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लाइसेंस बाय आरओसी, अब जो आरओसी लाइसेंस प्रोवाइड करता है वो इधर 16 में या 17 में करता है। ये 16 और 17 उनके लिए है कि नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है, उस सिचुएशन के लिए है। आरओसी नेसेसरी कंडीशंस भी डाल सकता है। ऑब्वियसली लाइसेंस अगर वो ग्रांट करता है तो कोई चीजें डाल सकता है। वो बोल भी सकता है कि आपको एमओए एओए में किसी भी तरीके से कौन सी कंडीशंस प्रिस्क्राइब को फॉलो करना है। ये सेक्शन 8 कंपनी का टॉपिक खत्म हुआ। सेक्शन 8 कंपनी में बेसिकली अपन ने 3 चीजें कवर अप की है। पहली दफा जब सेक्शन 8 कंपनी में कोई कंपनी बनती है तब उसमें अपन ने 12, 13, 14, 15, 16 कवर अप किया था। नेक्स्ट जो अपन ने कवर अप किया है वो किया है, पहले मैं एग्जिस्टिंग कंपनी का बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सीक्वेंस से चलेगा। अब अगर कोई नई जो पुरानी कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी में बदलना चाहती है तो कौन से फॉर्म फाइल अप करने हैं? 12, 13, 14, 15 ये तो करना ही था, फिर 26 करना था और 17 में 16, 17 लाइसेंस तो एक में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट में वो उसका अप्रूवल मिल चुका है, कंसेंट आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा? कन्वर्जन। अब अगर सेक्शन 8 कंपनी किसी और में कन्वर्ट होना चाहती है तो मैटर थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए हम जाएंगे भी किसके पास? RD प्लस ROC। क्या क्या देंगे? न्यूज़पेपर, वेबसाइट, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करेंगे, और तो और बेसिक डिटेल्स सारी की सारी अपने को ऐड ऑन करनी है। इसके अलावा भी एक मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग में अपने को नया MOA और AOA बनाना पड़ेगा। हो सकता है अपने को कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपनी जेब से भी भरना पड़े। डन? कोई डाउट इसमें? पक्का? रिकॉर्डिंग बंद कर।